अजनबी नौजवान भाग 5। दूसरी सुबह रविवार का दिन था। कनक फूलों के पौधों में पानी डाल रही थी। छत पर बहुत सारे फूलों वाले पौधे गमले में लगे थे। उसे बागवानी का शौक था, तो वो इस तरफ पूरी कर रही थी। गुलाब के पौधे में 2 फूल आए थे। उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई और फिर जाने किन ख्यालों में खो गई कि उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी, तो वो अपने ख्यालों को झटक कर दौड़ती हुई नीचे उतर आई और सीधे अपनी माँ के पास जाकर रुकी। इसलिए उसकी सांसें तेज निकलने लगी थी। दिवाकर वहीं पास बैठा सबके साथ नाश्ता कर रहा था। प्रेमशिला पराठे सेक कर सबको दे रही थी। कनक ने अपनी सांस बहाल करने के बाद पूछा, हाँ माँ, आप क्या बोल रही थी? बेटा, तेरे पापा बोल रहे थे कि तेरी सहेली के घर के पास जो वकील साहब का घर है ना, दिवाकर को वो घर जाकर दिखा दो। आओ। अच्छा, इसलिए मुझे लगा कोई काम होगा। अच्छा, तो मैं बस तुझे काम से आवाज़ दे सकती हूँ। ऐसे नहीं, कनक ने ऐसे ढंग से मुंह बनाकर कहा था कि कनक की माँ को हंसी आ गई। दिवाकर भी नज़र नीचे किया, उसे ही देख रहा था। और जब थोड़ी देर बाद वो दिवाकर के साथ घर से निकलने लगी तो माँ ने उसे हिदायत दी, दिवाकर को घर दिखाकर तू वापस आ जाना। अपनी सहेली के घर मत रुक जाना, घर में काम भी है। मैं हमेशा तो नहीं रुकती। उसने यहाँ माँ, वो तो कभी कभी। हाँ, वो बस कभी कभी तू भूल जाती है, इसलिए तो मैं तुझे याद दिलाना नहीं भूलती। ठीक है, दिवाकर को घर दिखाकर सीधे वापस आऊँगी मैं। ठीक है, अब जा। उसके बाद कनक और दिवाकर वकील साहब के घर जाने के लिए निकले तो दिवाकर बहुत तेज कदमों से चल रहा था। इसलिए कनक ने उसे टोका, आपको पता है किधर जाना है? नहीं तो फिर थोड़ा धीरे से चलिए, मैं आपके कदमों के साथ नहीं चल पा रही। ऐसा लग रहा है कि मुझे वकील साहब से मिलाने जाना है और आप रास्ता दिखा रहे हैं। उसकी बात सुनकर दिवाकर को हंसी आ गई और फिर वो धीरे से चलने लगा। थोड़ी देर बाद ही दोनों वकील साहब के घर के पास थे। कनक ने उसे घर दिखाया और वापस लौटने लगी तो दरवाजे पर ही उसकी सहेली मिली गई और वो उससे बात करने लगी। दिवाकर वकील साहब से मिला और उसने घर बेचने के सिलसिले में बात की। उसकी पत्नी चाय और नमकीन ले आई थी, तो वो चाय पीते हुए बात कर रहे थे। तभी दिवाकर का मोबाइल बजा। उसके पापा का फ़ोन था। उन्होंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि बहन की शादी पक्की हो गई थी और उसे ये खबर ऐसे बताई जा रही थी जैसे रिश्तेदारों को बताया जाता है। दिवाकर का मूड खराब हो गया था। वकील साहब से बात करके वो उठ गया और जब वो घर की ओर बढ़ने लगा तो पीछे से भागती हुई कनक भी आ गई। अरे जरा रुकिए, उसने आवाज़ देकर अपने होने का एहसास दिलाया तो दिवाकर रुक गया।
आप अभी तक यहीं पर थी? जी, वो मेरी सहेली ने मुझे रोक लिया था न, इसलिए वो क्या है न, कल तो फिल्म देखने गई थी तो उसकी स्टोरी बता रही थी। मुझे बहुत अच्छी स्टोरी थी। आप फिल्म देखते हैं? वो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। तो दिवाकर ने उसे घूर कर देखा, पर कनक कहाँ ध्यान देने वाली थी, इसलिए वो तेजी कदमों से आगे बढ़ने लगा। दिवाकर को तेजी से बढ़ते देखकर कनक भी जल्दी से आगे बढ़ी और उसकी बुरी किस्मत एक ईंटे से उसका पांव टकरा गया और वो लुढ़कते हुए गिर गई। वो वहीं बैठकर रोने लगी। देखा, जल्दबाजी का नतीजा, मेरा पांव तुड़वा दिया। पता नहीं किसका गुस्सा है और निकल मुझ पर रहे हैं। उसे रोता देखकर दिवाकर उसके पास आ गया और उसे सहारा देकर उठाया। उफ, मुझे तो चलना भी नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूं? वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। तो दिवाकर ने उसका हाथ छोड़ दिया और आराम से कहा, ऐसा करो, थोड़ी देर यहीं बैठी रहो। जब दर्द कम हो जाए तो घर आ जाना। उसकी बात सुनकर कनक बड़बड़ाते हुए उठ गई। एक तो किसी के काम आओ, ऊपर से अपने पाँव भी तुड़वाओ, और किसी को कोई ख्याल ही नहीं। ठीक ही कहते हैं लोग, परदेसी किसी के हमदर्द नहीं होते, उन्हें बस चोट पहुंचाना आता है, मरहम लगाना नहीं। कनक बड़बड़ाते हुए धीरे धीरे चल रही थी और दिवाकर मुस्कुराते हुए चुपचाप चल रहा था। कनक बड़बड़ाते हुए धीरे धीरे चल रही थी और दिवाकर मुस्कुराते हुए चुपचाप चल रहा था। और जब दोनों घर पहुँचे तो दिवाकर तो सीधा छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, पर कनक को माँ ने आड़े हाथों लिया। जब बोलकर भेजा था कि वहाँ नहीं रुकना, फिर क्यों रुकी? वो अभी और भी डांट लगाने वाली थी कि कनक की आंखें पनीली हो गई। उसने अपनी लहजे में मासूमियत घोलकर कहा, माँ, आपको लगता है मैं जानबूझकर वहाँ रुकी थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, जाते समय मुझे एक पत्थर से ठोकर लग गई थी। कितनी मुश्किल से वकील साहब के घर तक पहुंची थी, पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुरंत वापस चल दूं, इसलिए थोड़ी देर वहीं बैठ गई। अभी भी इतना दर्द हो रहा है कि खड़े होना भी मुश्किल है। वो मुझे ये सब नहीं पता था बेटा, इसलिए डांट दिया। तुम बैठो, मैं अभी गर्म पानी लेकर आती हूँ, उसमें अपने पाँव डालकर रखना, दर्द में आराम मिलेगा। दिवाकर ये सब सीढ़ियों पर खड़ा सुन रहा था। फिर वो अपने कमरे में चला गया। कनक ने उसे बातें सुनते देख लिया था। फिर अगले दिन कनक ने बाथरूम के फर्श पर जानबूझकर साबुन रगड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि इस समय तक सभी नहा चुके होते हैं। बस दिवाकर ही देर से उठता है। और अब वो किचन में गुनगुनाते हुए नाश्ता बना रही थी। उसके मन में रह रहकर हंसी फूट रही थी। मगर ये क्या, दिवाकर की जगह कनक के पापा
बाथरूम में चले गए। दरअसल उनकी घड़ी उन्होंने बाथरूम में खोली थी, वहीं लेने दोबारा गए थे बाथरूम में और फिसल कर गिर गए। वो तो भगवान जी का शुक्र था कि उन्होंने गिरते गिरते टब को पकड़ लिया, नहीं तो बहुत ज़्यादा चोट आ जाती। बाथरूम में जैसे ही गिरने की आवाज़ आई, कनक हंसते हुए किचन से बाहर भागी। सोचा था दिवाकर का मजाक उड़ाएगी, मगर जब बाथरूम में से पापा को बाहर आते देखा तो उसकी हंसी और भागते हुए पाँव दोनों पर ब्रेक लग गया। पर उसके पापा की नज़र उस पर पड़ गई थी और वो समझ भी गई थी कि कारस्तानी उनकी लाडली बेटी की है। इसलिए उसे खामोशी से घूरकर देखा और अपने कमरे में चले गए। और कनक का तो अफसोस और शर्मिंदगी के मारे नज़र उठाना मुश्किल हो गया। चच चच सुना था बहुत बार, आज देख भी लिया। जो लोग दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, कभी कभी खुद बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। दिवाकर ने पीछे से आकर कहा था। कनक ने झटके से अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा, जिसका सितारा सी रोशनी, आँखों में मुस्कान की हल्की सी चमक थी। वो उसे घूरती हुई अपने पापा के कमरे में घुसी गई कि उन्हें कोई मलहम तो लगा दें। कनक को रह रह कर दिवाकर पर गुस्सा आ रहा था और इसी गुस्से में उसने उसकी चाय में चीनी की जगह एक चम्मच भरकर नमक मिला दिया। और जैसे ही दिवाकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा, जल्दी से उसके लिए चाय और नाश्ता लगा दिया। दिवाकर को उसके इतनी जल्दी नाश्ता लाकर देने से कुछ गड़बड़ी तो लगी, पर उसने कनक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया और नाश्ता करने लगा। लेकिन पराठा के 2-4 कौर खाने के बाद उसे सब नॉर्मल लगा तो उसने चाय का कप उठाकर होठों पर लगा लिया। पर पहले घूंट के साथ ही उसे बहुत ज़ोर से खांसी आ गई और आँखों में आंसू आ गए। कनक उसकी हालत पर ज़ोर से हंसना चाहती थी, मगर जाने क्यों दिवाकर की हालत देखकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो फौरन पानी लेने भागी। पर जब उसने दिवाकर को पानी का गिलास बढ़ाया तो उसने लेने से मना कर दिया और फिर से चाय उठाकर पीने लगा। तो कनक ने जल्दी से उसके हाथ से चाय का कप छीन लिया और किचन में जाकर दूसरी चाय बनाने लगी। आज पहली बार कनक को दिवाकर के चुपचाप कड़वी चाय पीने पर बेहद शर्मिंदगी के साथ बहुत दुख भी हुआ था, लेकिन वो अपने इस एहसास को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। दोपहर तक उसे रह रह कर सुबह वाली बात कचोटती रही और इसलिए वो अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी प्रेमशिला उसके पास आई। क्या बात है कनक,
इतना उदास क्यों हो? कुछ नहीं प्रेमशिला, बस ऐसे ही उदास होने का मन है। ऐसे ही उदास होने का मन है। ये क्या बात हुई भला? प्रेमशिला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे कनक के पल पल बदलते मूड का पता था, इसलिए वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। देखो प्रेमशिला, मैं इस वक्त एकदम सीरियस मूड में हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो प्लीज। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी। प्रेमशिला कनक के कमरे में आई तो कनक बहुत उदास थी। उसने कहा, प्रेमशिला, अभी मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है, बस उदास रहने का मूड है। अच्छा, ऐसा भी कहीं होता है? सच बात कहीं, तुझे दिवाकर में अपना हीरो तो नज़र नहीं आ रहा। मेरा दिमाग खराब है जो उसे चुप घुनने को अपना हीरो बनाऊं। पता नहीं क्या सोचती हो तुम भी। अरे, उसके जैसा कोई हीरो तो होता है भला भी। फिर ठीक है, उदास होने का मूड है तो रहो। मैं तो बस ये बताने आई थी कि मैं मम्मी और चाची जी से इजाज़त ले ली है फिल्म देखने जाने की। पता है ना कौन सी फिल्म लगी है बेल बॉटम पर? क्या सच्ची मम्मी मान गई कि हम सहेलियों के साथ फिल्म देखने जा सकते हैं? और क्या मैं हवा में बोल रही हूँ? फिर मैं तैयार होती हूँ। और तुम्हारा उदास होने का मूड जो था, प्रेमशिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिल्म देखकर आने के बाद बना लूँगी। कनक नहीं हंसते हुए कहा, हाँ, अक्षय कुमार के साथ किसी और को देखकर मूड तो खराब हो ही जाएगा मेरी बन्नों का। प्रेमशिला की बात सुनकर कनक हंस दी। और क्या? अच्छा, मैं तैयार होती हूँ पागल। अभी से तैयार होकर क्या करोगी? 5 बजे का शो है और अभी तो बस 2 ही बजे हैं। या कहीं ये तो नहीं बन ठन कर उस अकड़ू को दिखाना है? मुझे उसके जैसे घोचू के लिए तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इतना खूबसूरत हूँ कि उसके जैसे लोग मुझे देखकर दिल थाम लें। कनक अकड़ते हुए बोली, अरे ज़रा धीरे बोलो, कहीं उस दिन की तरह उसने सुन लिया तो। कनक उस दिन की बात याद करके ज़ोर से हंसी और हंसते हंसते ही जब उसने नज़र उठाई तो वो सामने ही खड़ा आराम से कनक को डिंग मारते हुए सुन रहा था। कनक उसे देखकर एकदम से चुप हो गई तो प्रेमशिला के सामने देखा और दिवाकर को देखकर वो भी खामोश हो गई और धीरे से कहा, मैं तो चली। और होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान सजाकर वहाँ से जल्दी से निकलने लगी थी कि सामने की दीवार से टकरा गई। फिर भी रुकी नहीं बल्कि भागती चली गई। उसे ऐसा भागते देखकर दिवाकर को हंसी आ गई और कनक के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर प्रेमशिला के जाते ही दिवाकर कनक के सामने आ खड़ा हुआ। तो मैं घोचू हूँ? उसने सीधे पूछ लिया। नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही मजाक में कह रही थी। बहुत अजीब से मजाक करती हैं आप। वैसे
और कितने टाइटल सोच रखे हैं मेरे लिए, प्लीज़ बता दीजिए। कनक का घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था और वो इस बात को एंजॉय कर रहा था। कनक के लिए तो जान बचाना मुश्किल लग रहा था। उसने शर्मिंदगी की नज़रों से दिवाकर को एक नज़र देखा और फिर सारी बोलकर भागी और दिवाकर को बहुत ज़ोर से हंसी आ गई, जिसे कनक के नीचे पहुंचकर भी सुना। कनक और प्रेमशिला दोनों का रिजल्ट आ गया था और दोनों की फर्स्ट डिवीज़न आई थी, पर कनक को प्रेमशिला से अधिक नंबर आए थे और इसलिए वो पूरे घर में तितली की तरह उड़ रही थी। दोनों बच्चों की खुशी में घर में अच्छा खाना बनाया गया और कनक के पापा ने गोपाल से मिठाई मंगवाकर मोहल्ले में भी बंटवाई। जब शाम को दिवाकर घर आया तो कनक के पापा ने उसे दोनों के अच्छे रिजल्ट के बारे में बताया और कनक की काबिलियत की तारीफ भी की। फिर जब शाम को कनक दिवाकर के कमरे में चाय लेकर आई तो उसे कप थमाते ही शुरू हो गई। पापा ने मेरे रिजल्ट के बारे में तो बता ही दिया होगा, देख लीजिए पूरे 85% नंबर आए हैं मेरे। उसने बड़े अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की। दिवाकर ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर उठकर अपनी अलमारी खोली और एक किताब निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। ये लो, फिलहाल ये गिफ्ट पेश है, मुझे यकीन है तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। कनक की बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखों में चमक आ गई, जैसे कि प्यार के दीप जल उठे हों। वो दिवाकर की आँखों में देखने लगी। क्या हुआ, गिफ्ट पसंद नहीं आया? ये तो बहुत अनमोल है मेरे लिए, पर पता नहीं मेरी किस्मत में क्या हो। दिवाकर ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और धीरे से पागल कहकर कमरे से बाहर निकल गया। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 6 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।